अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स को देखा था। आज जो है वो हम इंजाइम्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इंजाइम्स का लफ्ज़ जब भी आप सुनते हैं तो आपके जहन में जो है ना वो रिएक्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, कि इंजाइम्स हमारे पास ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे पास रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास जो रिएक्शंस को जो है वो स्पीड अप कर रहे होते हैं। ठीक है, biological molecules that speed up chemical reaction, that speed up chemical reaction। ठीक है, जो रिएक्शन को तेज़ करते हैं। कैसे तेज़ करते हैं, आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि देखें हर रिएक्शन को ना हमारे पास स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हर रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और ये एक्टिवेशन एनर्जी है 100 जूल। ठीक है, 100 जूल। तो इंजाइम क्या करेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फास्ट करते हैं, ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना उसको जो है वो लो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, ये इसका जो ग्राफ है उसको ऐसे जो है वो हमारे पास ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे। अब इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए 100 जूल एनर्जी नहीं चाहिए, अब सिर्फ 50 जूल एनर्जी चाहिए। यानी ये कम एनर्जी पे भी जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो जो है वो इनिशिएट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाता है, रिएक्शन जल्दी जो है वो स्टार्ट होता है, जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जल्दी वो पूरा का पूरा जो है वो प्रोसीड कर जाता है। ठीक है, तो एंजाइम्स हमारे पास रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करते हैं, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये आप लोगों ने बचपन से पढ़े हैं, आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे तेज़ करते हैं, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो लो कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि इंजाइम्स हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे पता है क्योंकि हम इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। सर वाओ, व्हाट आ लॉजिक। अच्छा, और इनके मैसेज होते हैं ना वो हमारे पास मिलियंस के अंदर होते हैं, मतलब इनके मैस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका जो मैस होता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा होता है, मिलियंस के अंदर होता है। ठीक है, और फिर आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ में दो प्रॉपर्टीज़ आप इनकी जो ख़ास हैं वो आपने याद रखनी है कि एक इंजाइम सिर्फ एक ही हमारे पास रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ठीक है, सिर्फ एक रिएक्शन को कैटालाइज करता है, या अगर कोई इंजाइम थोड़े से ज़्यादा रिएक्शन को कैटालाइज कर भी देगा तो वो सारे के सारे रिएक्शंस एक ही तरह के होंगे। मतलब एक इंजाइम की ये स्पेसिफिसिटी है, एक इंजाइम इतना स्पेसिफिक होता है कि वो सिर्फ एक रिएक्शन को ही पकड़ता है फास्ट करने के लिए। ठीक है, वो उस रिएक्शन से जो है वो ज़्यादा रिएक्शंस को पकड़ता ही नहीं है, और अगर वो पकड़ भी ले तो वो जो बाकी रिएक्शंस हैं वो भी उस रिएक्शन के जैसे ही होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, तो एक इंजाइम सिर्फ एक रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है, और अगर वो एक से ज़्यादा रिएक्शन को कैटालाइज कर भी दे तो वो सारे के सारे जो रिएक्शंस होते हैं ना वो सेम होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड रिएक्शंस। ठीक है, मतलब एक इंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, अगर वो एक से ज़्यादा रिएक्शन को कैटालाइज कर भी देगा तो वो सारे जितने रिएक्शंस को कैटालाइज करेगा वो सारे सेम ही होंगे, मिलते जुलते ही होंगे। ठीक है, और ये कितने टाइम्स उसको स्पीड को इंक्रीज करता है, 10⁻20 टाइम्स जो है ये बच्चे उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है, मतलब इतना फास्ट कर देता है। क्लियर है। अच्छा, और याद रखना है कि हमारे पास जो इंजाइम्स होते हैं ना वो प्योरली प्रोटीन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, प्योरली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, मेजर चंक जो होता है ना उनके अंदर, इंजाइम्स के अंदर जो मेजर चंक होता है ना, उनका मेजर जो पार्ट होता है वो बच्चे हमारे पास प्रोटीन का ही होता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद में दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्या दो चीज़ें सर, ये देखिए मेरे पास ये एक इंजाइम है। ठीक है, मेरे पास क्या है, ये एक इंजाइम है। मैं आपको समझाने के लिए जो है ना वो बता रहा हूँ, ये मेरे पास इंजाइम है। ठीक है, अब इस इंजाइम का ना हमारे पास ये एक पार्ट होता है, ये वाला, ये देखें, ये एक प्रोटीन पार्ट होता है इसका, जो कि इसका ना मेन पार्ट कहलाता है। ठीक है, ये इसका एक प्रोटीन पार्ट है, ये सारा का सारा जो मैंने रेड से बनाया है। ठीक है, ये जो प्रोटीन पार्ट है ना ये इसका पार्ट कहलाता है इसका एपो एंजाइम। ये क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चे एपो एंजाइम। अब इस एपो एंजाइम को बच्चे आप लोगों ने याद रखने हैं, ये एपो एंजाइम इसका मेन पार्ट है, इसी के साथ आके सबस्ट्रेट ने बाइंड करने हैं, इसी के साथ आके जो है वो सबस्ट्रेट ने बाइंड करके रिएक्शन करने हैं। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड भी इधर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी ने जो है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन को जो है वो करवाना है, यही हमारे पास केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, फैसिलिटेट करेगा।
मतलब इसी ने ही सारा का सारा काम करवाना है इंजाइम का, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। लेकिन मसला एक है, मसला जो है वो ये है कि इसको अपने साथ काम करवाने के लिए इसको अपने साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए जिसको कहते हैं हम कोफैक्टर। इसको चाहिए कोफैक्टर, इसको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए। जब तक वो कोफैक्टर जो है वो नहीं बन इसको मिलेगा, ये जो है ये अपना कोई भी काम जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसको अपने काम करने के लिए क्या चाहिए, इसको कोफैक्टर चाहिए। और कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये प्रोटीन नहीं होता कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर को कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, डिफरेंट इसकी टाइप है बायोलॉजी में, आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर तो कोफैक्टर जो है वो टाइटली बाउंड होगा इंजाइम के साथ तो उसको हम कोएंजाइम कहेंगे, अगर तो वो लूजली बाउंड होगा तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, ठीक है। अगर कोफैक्टर हमारे पास टाइटली बाउंड हो जाएगा इंजाइम के साथ तो उसको हम इंजाइम कहेंगे, और अगर वो लूजली अटैच होगा तो उसको हम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ना वो कहेंगे। क्लियर है, तो ये फर्क होता है इनके अंदर, ठीक है। तो कोफैक्टर की एग्जांपल तो दें सर, कोफैक्टर किस तरह का हो सकता है। कोफैक्टर ये आपके पास ये NADA कोफैक्टर है, ठीक है, ये चाहिए होता है कुछ इंजाइम को, कुछ इंजाइम को बायोटिन जो है वो ये एक वाइटामिन है, ये चाहिए होता है कोफैक्टर के तौर पे, कुछ को जो है वो हमारे पास थाइमिन पायरोफॉस्फेट ये भी एक वाइटामिन है, ये चाहिए होता है। मोस्टली जो वाइटामिन होते हैं ना वो हमारे पास कोफैक्टर के तौर पे जो है ना वो एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वाइटामिन आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कोफैक्टर्स की, ठीक है। तो जब तक कोफैक्टर नहीं मिलेगा ना तो ये एपो इंजाइम जो है वो अपना काम नहीं करेगा और इंजाइम जो है वो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। जिस तरह कुछ कुछ इंजाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारे इंजाइम्स को कोफैक्टर नहीं चाहिए होता, सिर्फ कुछ जो है उनको जो है वो अपने काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए होता है, बाकी जो है वो खुद ही अकेले जो है वो सारा काम कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कोफैक्टर इसको चाहिए होता है। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, NAD बायोटिन TPP। जैसे ही कोफैक्टर आके लगेगा एपो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, सबस्ट्रेट इसके साथ आके बाइंड करेगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक टर्म होती है होलो एंजाइम, ठीक है, एक टर्म होती है होलो एंजाइम। ये देखें, ये मेरे पास इंजाइम के ऊपर उसका एपो एंजाइम वाला पार्ट, उसके ऊपर उसका कोफैक्टर आके जुड़ा हुआ है। ये जो पूरी की पूरी एक हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, पूरा का पूरा ये जो अपीयरेंस बनी है, ये देखें, ये जो पूरा का पूरा ये जो एक अपीयरेंस बनी है, ये सारा का सारा एपो एंजाइम के ऊपर आके कोफैक्टर जो है वो जुड़ा हुआ है, इंजाइम बिल्कुल एक्टिव है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होलो एंजाइम। यानी जब कोफैक्टर आके एपो एंजाइम के साथ बाइंड करता है, इंजाइम का काम चालू हो जाता है, वो सबस्ट्रेट आके उसके साथ बाइंड करता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो जो उसकी एक सिमेट्री बनती है, वो जो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। कोफैक्टर के आके जुड़ने से इंजाइम का जो स्ट्रक्चर बनता है एक, उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। कोफैक्टर उतर जाएगा, होलो एंजाइम खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास इंजाइम की एक इंट्रोडक्शन थी। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास एक लाइसोजाइम जो है वो एग्जांपल है एक इंजाइम की। ये लाइसोजाइम जो है ना वो हमारे पास एक इंजाइम है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल्स को जो है ना वो तोड़ देता है, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ना वो मर जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये, हमारे पसीने के अंदर प्रेजेंट होता है, आंसुओं के अंदर, सॉरी टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, नाक के अंदर जो म्यूकस है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और दूध के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इन चीज़ों के अंदर अगर बैक्टीरिया आ जाए तो ये लाइसोएंजाइम उसको फ़ौरन किल कर देता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इसके अंदर 129 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 129 अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज जो है ना वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है टोटल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, टोटल टाइप्स कितनी होती हैं अमाइनो एसिड्स की, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। 20 टाइप्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, यानी 20 तरह के अमाइनो एसिड्स दुनिया के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये वाहिद इंजाइम है जिसके अंदर वो सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है ना वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। 129 टोटल अमाइनो एसिड इसके अंदर होते हैं, 129 टोटल अमाइनो एसिड इसके अंदर होते हैं, और उन 129 के अंदर वो सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 20 अमाइनो एसिड, बहुत कम इस तरह के इंजाइम्स हैं, बहुत कम इस तरह की प्रोटीन्स है दुनिया के अंदर जिनके अंदर हमारे पास पूरे के पूरे जो है वो 20 अमाइनो एसिड सारे के सारे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर वो सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है। और टोटल अमाइनो एसिड इसके अंदर कितने हैं, 129। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के, हम प्रोटीन को कैसे कैसे डीनेचर कर सकते हैं। एक, पहले आप उसको हीट करें वो डीनेचर हो जाएगा। हीट करने से, जैसे आप अंडा फ्राई करते हैं, अंडे के अंदर वो जो उसकी जर्दी है
उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो सारा का सारा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके अलावा अगर आप पीएच को चेंज करते हैं, हर इंजाइम की अपनी पीएच होती है, अगर आप उसको वो पीएच नहीं देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के सामने अगर रख देते हैं ना, तो वो भी आके जो है ना वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अच्छा, और याद रखना है कि डीनेचुरेशन से मुराद होता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर लॉस हो गया, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर लॉस नहीं होता। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अलावा हर चीज़ जो है ना उसकी लॉस हो जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी लॉस हो जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर भी लॉस हो जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी लॉस हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर लॉस नहीं होता डीनेचुरेशन के अंदर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा जो है वो इंटैक्ट रहता है। तो ये आपने बात जो है वो याद रखनी है। एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि जब डीनेचुरेशन होती है तो कौन सा स्ट्रक्चर लॉस होता है। सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है, क्वाटरनरी भी होता है, लेकिन प्राइमरी नहीं होता। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास एक टाइप आती है आइसो इंजाइम्स। आइसो इंजाइम्स सर क्या होते हैं? आइसो इंजाइम्स हमारे पास ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो सेम तरह का जो काम है ना वो कर रहे होते हैं, सेम रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन होते डिफरेंट है। जैसे जैसे कि देखें मेरे पास जो है ना ये एक इंजाइम है क्रिएटिन काइनेज। क्रिएटिन काइनेज, ठीक है, ये मसल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, CKMM, CKMB और CKBB। ये इसकी 3 टाइप्स हैं। ये तीनों टाइप्स एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें अमाइनो एसिड की कॉम्पोजिशन जो है वो अलग है, इसमें अमाइनो एसिड की कॉम्पोजिशन अलग है, इसमें अमाइनो एसिड की कॉम्पोजिशन अलग है, लेकिन ये सेम काम कर रहे होते हैं। ये सेम रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे होते हैं, सेम रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे होते हैं। ये सेम काम जो है ना वो हमारे पास परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, सेम काम करते हैं, हालांकि खुद ही एक दूसरे से जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल ही जो है ना हमारे पास एक दूसरे से जो है ना वो डिफरेंट है। कोई किसी के अंदर का अमाइनो एसिड की कंपोजिशन कोई और है, किसी का स्ट्रक्चर कुछ और है, किसी की जो है वो केमिकल फॉर्म को जो है ना वो और है। क्लियर है। तो आइसो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेम तरह का रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज करते हैं, लेकिन वो आपस में जो है ना वो फिजिकली भी डिफरेंट होते हैं और केमिकली भी जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। तो वो आपसे ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। और इसकी एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बता दिया, क्रिएटिन काइनेज। एक और एग्जांपल सुन लें, हमारे पास एक एंजाइम होता है लैक्टेज डीहाइड्रोजिनेज। इस लैक्टेज डीहाइड्रोजिनेशन की 5 फॉर्म्स होती हैं, LDH1, LDH2। ये सारी फॉर्म्स सेम काम कर रही होती हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, इनके अंदर अमाइनो एसिड की कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है, इनके अंदर ये फिजिकली भी एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होती हैं। क्लियर है। तो ये दूसरी एग्जांपल इसकी जो है ना वो हमारे पास थी। ठीक है। उसके बाद 2 उसने एंजाइम्स रखे हुए हैं, गैलेटिन। उसके बाद हमारे पास जो है वो गैलेटिन एंड केसिन प्रोटीन जो है वो 2 प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास। ठीक है। ये गैलेटिन जो है ये हमारे पास जो है वो एक एनिमल्स के अंदर एक कोलेजन प्रोटीन होती है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको फूड के अंदर जो है ना वो मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ये कलरलेस होती है, फ्लेवरलेस होती है। ठीक है। केसिन जो है वो चीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। चीज़ के अंदर जो है ना ये हमारे पास जो है ना ये वाली प्रोटीन और ये वाला जो इंजाइम है ना ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद इंजाइम्स की क्लासिफिकेशन अगर देखी जाए तो हमारे पास इंजाइम्स की ना जो है वो 6 क्लासेस होती हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीडोरिडक्टेज पहली इंजाइम की क्लास होती है। ये क्या करते हैं बच्चे, ये हमारे पास ना एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है। एग्जांपल्स इनकी लिखी हुई हैं, डीहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, लाइपोक्सीडेज। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर इसकी मिसाल दूं तो ये क्या करते हैं कि ये देखिए, ये मेरे पास एक कंपाउंड COOH, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके जो है वो लिखता हूँ। ठीक है। COO, CH2, CO। ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को ये सक्सिनेट है। ठीक है। सक्सिनेट को ये कन्वर्ट करवा देते हैं, एक एंजाइम होता है हमारे पास सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है। डीहाइड्रोजिनेज ये इसको कन्वर्ट कर देता है हमारे पास इसके अंदर से क्या करता है, इसके अंदर से ये हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है। एक हमारे पास कोफैक्टर आता है इसका FAD को ये चेंज करा देता है FADH2 में, उसको हाइड्रोजन जो है वो दे देता है। और करता क्या है कि ये हमारे पास जो 2 कार्बन है इनसे दोनों से हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे ऐसे इनके दरमियान डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक है। डबल बॉन्ड बना देगा और COO
यहाँ पे एक एच, इसके साथ एक एच, ठीक है, दोनों से एक एक एच निकाल दिया और वो दो एच जो है वो एफ को देके उसको रिड्यूस कर दिया FADH2 में, और इसको जो है वो सक्सिनेट को जो है इसने चेंज कर दिया हमारे पास फ्यूमारेट में, ठीक है, सक्सिनेट को चेंज कर दिया इसने फ्यूमारेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह जो है ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्यूमारेट को, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। इस इंजाइम को हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडो रिडक्टेज इंजाइम है, ठीक है। ट्रांसफरेज इंजाइम क्या करते हैं? ट्रांसफरेज इंजाइम तो एक मॉलिक्यूल के अंदर से पूरा का पूरा जो है वो ग्रुप ही जो है वो निकाल के जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का ATP के साथ रिएक्शन होता है और क्या होता है कि ATP अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देता है जिससे बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और बाकी पीछे क्या बचता है? 7 बच जाता है ADP, ठीक है। तो देखें पूरा का पूरा एक ग्रुप ही निकाल के हमने दूसरे मॉलिक्यूल को दे दिया है, और ऐसे इंजाइम्स को हम कहते हैं ट्रांसफरेज इंजाइम, और इनकी एग्जांपल दी हुई है अमाइनो ट्रांसफरेज जो अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और ट्रांसएमाइनेज, ठीक है, जो कि हमारे पास बाकी दूसरे ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करते हैं कि हमारे पास किसी भी सबस्ट्रेट को क्लीव करते हैं वाटर की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, प्रोटीएज, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स को तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाइज। लाइज क्या करते हैं? या तो ये डबल बॉन्ड को जो है वो तोड़ते हैं या ये डबल बॉन्ड को जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जोन से एंजाइम्स हमारे पास डबल बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं या उसको तोड़ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पास लाइज कहलाते हैं, जैसे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, हाइड्रेटेज, पेक्टेट लाइज, ठीक है, ये सारे के सारे। आइसोमरेज क्या करती हैं? आइसोमरेज हमारे पास जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के अंदर, ये दोनों क्या है? आइसोमर्स। तो ग्लूकोज को अगर फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? हमें आइसोमरेज एंजाइम चाहिए जो उसको उसका आइसोमर बनाएगा, ठीक है। ये और कौन सा नाम क्या होता है उसका जो ग्लूकोज को फ्रुक्टेज में कन्वर्ट करवाता है? ग्लूकोज आइसोमरेज, ठीक है। इसके अलावा टोपो आइसोमरेज दूसरे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पास आइसोमेरिज्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइगेज क्या करते हैं? लाइगेज हमारे पास दो कंपाउंड्स को ना आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, बॉन्ड बना देते हैं उनके दरमियान, जैसे कि अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA सिंथेसिस, ये आप लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। ग्लूटाथायोन सिंथेसिस, ये हमारे पास लाइगेज की एग्जांपल है, ठीक है। ट्रांसलोकेज क्या करते हैं? ट्रांसलोकेज हमारे पास मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस मॉलिक्यूल जो है ना, जैसे हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, इसके गिर्द हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे सेल मेम्ब्रेन है, अब सेल मेम्ब्रेन के गिर्द हमारे पास आइंस ने जो ट्रांसफर होने हैं एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करने हैं वो हमारे पास ट्रांसलोकेजेस करवा रहे होते हैं। ये मूवमेंट ऑफ आइंस और मॉलिक्यूल्स करवाते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जैसे कि ATP सिंथेसिस हमें पता था, वो जो सोडियम पोटाशियम पंप है, देखें सोडियम पोटाशियम ATPase पंप जो होता है वो क्या करता है? वो हमारे पास सोडियम को जो है वो बाहर फेंकता है और पोटाशियम को जो है वो अंदर फेंकता है, ठीक है। तो मूवमेंट करा रहे ना, वो भी एक इंजाइम है, और वो इंजाइम की कौन सी क्लास है? ट्रांसलोकेज। तो ये आपसे एक MCQs वो पूछ सकता है कि जो सोडियम पोटाशियम पंप है न्यूरॉन के अंदर वो एंजाइम्स की कौन सी क्लास है? तो आपने कहना है ट्रांसलोकेज क्लास है वो हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो इंजाइम्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले फैक्टर है सबस्ट्रेट एंड इंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वो कहता है कि जब तक आपके पास सबस्ट्रेट अवेलेबल है ना, जब तक आपके पास सबस्ट्रेट अवेलेबल है आप इंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाओ, ठीक है, आप इंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाओ, आप इंजाइम को बढ़ाते जाओ, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंजाइम आता जाएगा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते करते जो है वो रिएक्शन को तेज़ करवाता जाएगा, रिएक्शन होता जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो है वो सबस्ट्रेट ख़त्म हो गया, अब आप जितने मर्जी इंजाइम ले आओ, अब वो इंजाइम आके आपके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर तो हमारे पास सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो आप जितनी मर्जी जो है वो इंजाइम लेते हो वो आके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कराते जाएंगे, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट ख़त्म हुए आपका रिएक्शन जो है वो तेज़ नहीं हो सकता, ठीक है। और वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के, इंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के। मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ कि जब तक हमारे पास सबस्ट्रेट अवेलेबल है, जब तक हमारे पास सबस्ट्रेट अवेलेबल है तब तक हमारे पास जो है ना वो ये वाला जो है वो फिनोमिना होता रहेगा, रेट ऑफ इंजाइम, रेट ऑफ इंजाइम सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। इंजाइम जितना अवेलेबल है उसका स्क्वायर रूट ले लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन, आप इन केस ये कह दें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे इंजाइम आता जाएगा सबस्ट्रेट जो है वो उसको बाइंड करता जाएगा और रिएक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर, जब तक हमारे पास हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच नहीं हो जाता, ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होगी, उनके दरमियान कुलेयन आपस में ज़्यादा होगी, कुलेयन ज़्यादा होगी तो आपस में जो है वो रिएक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज रिएक्शन चांसेस, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, इंजाइम्स भी जो है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा करता जाएगा। लेकिन एक दफ़ा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो रीच हो गया, इसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वो इंजाइम्स को डीनेचर कर देगा। इंजाइम जब डीनेचर होगा, ख़राब होगा, तो वो रिएक्शन को भी ख़राब कर देगा, रिएक्शन भी आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो कहता है कि अगर इससे लो टेम्परेचर भी, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर भी होगा तब भी हमारे पास जो है वो इंजाइम की एक्टिविटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, इंजाइम स्लो हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब इंजाइम डीनेचर हो जाएगा, तब तो वैसे ही जो है वो ख़राब हो जाएगा और इंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के गिर्द ही हमें रहना चाहिए, और जैसे जैसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर के गिर्द रहते हुए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे ही हम उससे आगे चले जाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस से, हमारा टेम्परेचर जो इंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। या अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को लो कर देंगे तब भी हमारा इंजाइम जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो टेम्परेचर का भी ये इफेक्ट होता है हमारे एंजाइम के ऊपर। उसके बाद पीएच, जैसे ये टेम्परेचर का था वैसे ही पीएच का, हर एंजाइम को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए। अगर आप उसको वो ऑप्टिमम पीएच नहीं दोगे वो काम सही तरह से नहीं करेगा। जैसे सेलिवरी अमाइलेज के लिए पीएच है 6.4, पेप्सिन के लिए है 2, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप इनको ये वाली पीएच देते रहोगे तो हमारे पास ये काम करते जाएंगे। अगर ये पीएच हल्की सी भी ऊपर नीचे करोगे तो हमारे पास जो है वो काम करना जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे एक्टिवेटर। एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, एक्टिवेटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम और जिंक जो है वो हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, फॉस्फेटेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इनकी एक्टिविटी को आके फास्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं इनहिबिटर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। कुछ रेडिएशन जो होती हैं वो हमारे पास जो है वो इंजाइम्स को आके जो है वो इनएक्टिव कर देती हैं, जैसे कि एक्स रेज, गैमा रेज, बीटा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। क्लियर है। तो ये आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर जो है ना बच्चे पूरा का पूरा चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, कोई समझने वाली बात नहीं है, सारा रट्टा है, सारी इन्फॉर्मेशन है। जितनी इन्फॉर्मेशन आप हासिल करेंगे उतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहतरीन होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।